हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेट 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन का है आपका। इसका 58 एंड 59 नंबर करवा रही हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स सेट 2 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, यानी 10 मार्क्स का 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 58 एंड 59 नंबर में आपका आएगा। और 58-59 में और आर करके दिया रहेगा, यानी ऑप्शन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से एक का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि 58 में क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान होता है। देखो इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताना है इसमें, और आर्थिक विकास में यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम का राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आपको डेफिनेशन बताना है, और उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेशनल इनकम का रोल आपको बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है। अब देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का हेडिंग डालकर लिखिएगा, किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कोई भी देश में एक साल में जितना वस्तु एवं सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उन सभी का बाजार मूल्य जो होता है, मार्केट प्राइस, उसके योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। और इसमें विदेशों से प्राप्त यानी विदेशों से मिली हुई आय को, इनकम को भी शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब देखो इसी क्वेश्चन में पूछा था आपसे, आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान होता है, तो इसको पैरा चेंज करके आंसर लिखना है। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का निम्नलिखित योगदान होता है। क्या क्या योगदान होता है, पॉइंट वाइज मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे पहला तो है, राष्ट्रीय आय से हमें यह जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। यानी राष्ट्रीय आय से हमें ये जानकारी मिलती है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र माने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर होते हैं, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। तो जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। नेशनल इनकम जो है वो एक इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देती है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देश से अधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, यानी पर्सन इनकम जो होता है, जो इसमें ज्यादा होता है जिस देश का, मतलब प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का, है ना। कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, पर पर्सन इनकम। ठीक है, तो जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, उच्च होता है, उस देश का निम्न प्रति व्यक्ति वाले देश से अधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, अधिक डेवलप माना जाता है। और वहीं देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। यानी नेशनल इनकम में जो बढ़ोतरी होती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक होता है। ठीक है, बताता है कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वो आर्थिक विकास को दर्शाता है, दिखाता है, तो इसका सूचक है। फिफ्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय आय में कमी आर्थिक विकास में कमी का सूचक है। यानी नेशनल इनकम अगर कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम ही होगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी तीव्रता से नहीं होगा, कम होगा। अब देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से देश के उद्योग, रोजगार, कीमतों, व्यापार आदि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम में जो बढ़ोतरी होती है, इससे देश के उद्योग होते हैं, जो कंपनीज वगैरह, रोजगार होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, कीमत, प्राइस, व्यापार, ट्रेड्स, ये सब पर अनुकूल प्रभाव यानी अच्छा प्रभाव पड़ता है, सही प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अब राष्ट्रीय आय में कमी से यानी अगर नेशनल इनकम कम हो जाए तो देश के विकास में, डेवलपमेंट में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी गलत असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे संबंध है आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय में। इसमें ये आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का यही सारा योगदान है। अब देखो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ लो। डिफाइन नेशनल इनकम, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो सबसे पहले नेशनल इनकम का डिफिनेशन लिखना आप लोग। द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि एक कंट्री में, एक ईयर में, एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सब का सम को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इक्वल्स होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम इक्वल्स होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, एब्रॉड से नेट इनकम जो है उसको भी ऐड किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा था व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आगे हम लोग इसमें लिखते हैं नेशनल इनकम हैज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है देखो, नेशनल इनकम गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। यानी कि नेशनल इनकम जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे जो डिफरेंट सेक्टर्स है, मीन्स प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेशनल इनकम गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है नेशनल इनकम। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अ कंट्री विद अ हाई पर पर्सन इनकम इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन अ कंट्री विद अ लोअर पर पर्सन इनकम। यानी कि एक कंट्री जिसका पर पर्सन इनकम ज़्यादा है, हाई है, वो उस कंट्री से जिसका पर पर्सन इनकम लोअर है यानी कम है, उससे ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। यानी कि जो नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज द डिक्रीज इन नेशनल इनकम इज इंडिकेटर ऑफ अ डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। यानी कि नेशनल इनकम में जो डिक्रीज होता है, कमी होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट में कमी का, डिक्रीज का इंडिकेटर होता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट इज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, ट्रेड एक्सेट्रा ऑफ द कंट्री। यानी जो इंक्रीज होता है नेशनल इनकम में उसका इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस एंड ट्रेड पर, एक कंट्री के इन सब चीज़ों पर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस एंड ट्रेड पर फेवरेबल इफेक्ट होता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है द डिक्रीज इन नेशनल इनकम एडवर्सली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि एक कंट्री का डेवलपमेंट को नेशनल इनकम में जो डिक्रीज होता है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब देखो 58 का और वाला क्वेश्चन है अथवा करके, 58, 59 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसमें और करके दिया होगा, यानी दोनों में से एक करना है। तो 58 का दूसरा देखो क्या है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दे और इसके कार्यों की व्याख्या करे। ठीक है, इसमें आपको केंद्रीय बैंक क्या है, परिभाषा उसका बताना है और इसके कार्य भी बताना है। डिफाइन सेंट्रल बैंक का डिफिनेशन और उसका फंक्शन भी बताना है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो देखो हिंदी में लिखना आप लोग। आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, पूरा वीडियो बिना स्किप किया देखा करो अगर आपको अच्छे से समझना है तो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है, हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को संयोजित एवं नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। अब आसान शब्दों में समझ लो इसे, केंद्रीय बैंक जो है उसकी स्थापना कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना सरकार करती है। किस लिए करती है, सरकार अपने लेन देन के काम के लिए और व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, उनको संयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए तथा राष्ट्र की मुद्रा एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। ठीक है,
अब देखो सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन समझो इंग्लिश में। अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंक दैट द गवर्नमेंट सेट्स अप टू हैंडल इट्स ट्रांसैक्शन, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हेल्प एंड कंट्रोल द नेशंस मनी एंड क्रेडिट कंडीशंस। यानी कि एक सेंट्रल बैंक वो बैंक है जिसे गवर्नमेंट अपने ट्रांसैक्शंस को हैंडल करने के लिए सेटअप करता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए, और नेशंस मनी एंड क्रेडिट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसकी स्थापना करता है, इसको स्टैब्लिश करता है। अब देखो केंद्रीय बैंक का कार्य क्या क्या काम करता है। केंद्रीय बैंक पहला तो है केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, ठीक है, नोट जारी करना केंद्रीय बैंक का काम है। फिर ये बैंकों के बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, अर्थात केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों के लिए कार्य करता है, ठीक है। जिस प्रकार बैंक जनता के लिए विभिन्न बैंकिंग कार्य करते हैं, जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं, अपने पैसा जमा करते हैं, लॉकर की सुविधा लेते हैं, ये सारी चीज जो एक बैंक हमारे लिए करता है, वैसे ही केंद्रीय बैंक जो है वो सभी बैंकों के लिए करता है, व्यापारिक बैंकों के लिए, ठीक है। ये बैंकों के बैंक का कार्य करता है, यानी सभी बैंकों का बैंक होता है। एक होता है जनता का बैंक जिसको कमर्शियल बैंक कहते हैं, लेकिन बैंकों का, सारे कमर्शियल बैंक्स का एक बैंक होता है जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बैंकों का बैंक का काम करता है, कार्य करता है, अर्थात केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार बैंक जनता के लिए विभिन्न बैंकिंग कार्य करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, यह सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं, कार्य करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसमें आप लोग 3-4 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि जो आपको याद करने में इजी लगे वही याद रखना, ठीक है। यह सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। यह साख नियंत्रण का कार्य करती है। फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, यह मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने का काम करता है, यानी वैल्यू ऑफ प्राइस जो होता है, मुद्रा का मूल्य जो होता है, उसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने में का काम करता है, ठीक है। और यह सरकार के मौद्रिक नीति को सफल बनाती है। और सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक, ये आंतरिक एवं विदेशी विनिमय दर में, ठीक है, आंतरिक एवं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाने का काम करती है। सेंट्रल बैंक ये आर्थिक सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित करने का भी काम करती है। और क्या करती है, केंद्रीय बैंक देश के लिए आर्थिक विकास का भी काम करती है, ठीक है। केंद्रीय बैंक जो है वो देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम करती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करती है, देखो, जैसे कि अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का विकास करना। केंद्रीय बैंक जो है देश के आर्थिक विकास का भी काम करती है, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करती है, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का विकास करती है, बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करती है, और मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करती है, ठीक है। यानी मुद्रा की पूर्ति हो रही कि नहीं ये पूरा सुनिश्चित करती है, पक्का करती है। और विनियोग को प्रोत्साहित करती है, काला धन पर रोक लगाती है ना, और बैंकिंग प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखने का काम भी करती है, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बने रहेगा तो बैंकिंग सिस्टम जो है चलते रहेगा। तो इसलिए केंद्रीय बैंक जो है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम करती है। तो आर्थिक विकास में ABCDE ये सारे 5 पॉइंट आ गए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखो, द सेंट्रल बैंक इश्यूज नोट, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो नोट को इश्यू करता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट फंक्शंस एज अ बैंक ऑफ बैंक्स, दैट इज सेंट्रल बैंक वर्क्स फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स, जस्ट एज बैंक परफॉर्म वेरियस बैंकिंग फंक्शंस फॉर द पब्लिक। ये जो है सेंट्रल बैंक वो सभी बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। दैट इज सेंट्रल बैंक जो है वो सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए काम करता है, ठीक है। इसका मतलब है ठीक उसी तरह जैसे कि एक बैंक पब्लिक के लिए वेरियस बैंकिंग फंक्शंस को करता है। थर्ड पॉइंट है इट एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी यह सरकार के, गवर्नमेंट के बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। इट एक्ट्स एज अ क्रेडिट कंट्रोल, ये क्रेडिट कंट्रोल करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इट सर्व्स टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ द करेंसी, ये वैल्यू ऑफ करेंसी को स्टेबलाइज भी करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, देखो, इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अ सक्सेस,
यानी गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सक्सेस करती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क्स टू स्टेबलाइज द इंटरनल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये इंटरनल और फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए काम करता है, ठीक है। और 8th पॉइंट है इट डज द वर्क ऑफ कलेक्टिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। एंड 9th पॉइंट इज सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द टास्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या काम करती है देखो। पॉइंट ए, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और क्या करती है, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ करेंसी, यानी करेंसी के सप्लाई को इंश्योर करती है। एंड पॉइंट सी है टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है। एंड बैन ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी को बैन भी करती है। एंड पॉइंट इज मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम में पीपल के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने का काम करती है। नाउ 59 नंबर क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताइए। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो भुगतान संतुलन का प्रतिकूल कब होता है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होता है जब एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कम हो, ठीक है, और इंपोर्ट ज़्यादा हो, यानी आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो, ठीक है। तो ऐसे इस केस को, सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होना। एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा, ठीक है, यानी निर्यात कम और आयात ज़्यादा। इसके देखो क्या क्या कारण है भुगतान संतुलन या भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण हैं। यानी कि किसी देश में एक्सपोर्ट जो है वो कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो, निर्यात कम और आयात ज़्यादा हो, ये किस कारण से होता है। भुगतान संतुलन शेष के प्रतिकूल होने के क्या क्या कारण है, इसके देखिए क्या क्या कारण है। आर्थिक कारण होता है, इकोनॉमिक रीज़न होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है और सोशल फैक्टर्स होता है। तो देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक रीज़न, उसमें क्या क्या आते हैं। पहला है निर्यात एवं आयात में असंतुलन। दूसरा है बड़े पैमाने पर विकास व्यय हेतु आयात होना, यानी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है उसके लिए आयात करना, इंपोर्ट करना। और फिर घरेलू कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी के कारण आयात में वृद्धि होना, यानी घरेलू कीमतों में मतलब देश के अंदर जो वस्तुएं सेवाएं बनती है, उत्पादन होता है, उसमें ज़्यादा अगर कीमत होगा तो क्या होगा, हम लोग बाहर से मंगाएंगे, जहाँ पे जैसे सस्ता मिलेगा वहाँ से इंपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए घरेलू कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी के कारण भी आयात में वृद्धि होती है। और चक्रीय उतार चढ़ाव या व्यापार चक्र, फिर पूर्ति के नए साधनों का विकास, नए और अच्छे स्थानापन्न का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरना, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स आएंगे अगर अच्छे और नए, तो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। पूर्ति के नए साधनों का विकास होना या घरेलू उत्पादन लागतों में वृद्धि, घरेलू उत्पादन के कॉस्ट में, लागत में ज़्यादा वृद्धि होगा तो क्या होगा, बाहर से आयात करना पड़ेगा, तो आयात बढ़ेगा और निर्यात कम होगा। अब देखो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों में राजनीतिक कारण भी होता है। सेकंड पॉइंट है देखो, अब राजनीतिक कारण के अंदर क्या क्या होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा होता है, ठीक है। राजनीति में ही अस्थिरता होगी किसी देश की तो क्या होगा, वहाँ अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगा, इसलिए इंपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें कम पड़ेगी तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो आयात बढ़ जाएगा और निर्यात कम होगा। अब राजनीतिक अस्थिरता के कारण पूंजी का पलायन, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ना आना, ठीक है, यानी राजनीतिक अस्थिरता होगी तो उसके कारण डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगी। और फोर्थ पॉइंट देखो, औद्योगिकरण की धीमी प्रगति, ठीक है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति में गिरावट, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय नीति का अभाव, यानी अगर अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ नहीं होगा, कम होगा, तो उससे भी होगा क्या होगा, आयात ज़्यादा और निर्यात कम। अयोग्य एवं अकुशल शासन तंत्र, यानी शासन तंत्र अगर अयोग्य होगी, अकुशल होगी, तब भी भुगतान संतुलन जो है प्रतिकूल होता है, यानी निर्यात कम और आयात ज़्यादा हो जाता है। अब देखो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने का सामाजिक कारण है, थर्ड पॉइंट,
सोशल फैक्टर, सोशल रीजन्स होते हैं। सोशल रीजन में क्या क्या रीज़न है, देखो, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण निर्यात घट जाती है और आयातों में तीव्र वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी अगर जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या होगा, निर्यात जो है यहाँ से सामान दूसरे देश में जाना कम हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर खपत ज़्यादा होगी तो बाहर कैसे भेजेंगे। अपने ही देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो यहाँ पे खुद ही कम रहेगा तो बाहर निर्यात कैसे होगा, तो निर्यात घट जाएगा और आयातों में तीव्र वृद्धि हो जाती है। और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारी आवश्यकताएँ जो नीड्स वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है लोगों की आदत, रुचि, फैशन, प्राथमिकताओं के कारण आयात एवं निर्यात में असंतुलन पैदा होना। यानी कि लोगों का अगर आदत है, हैबिट्स और रुचि है, इंटरेस्ट है, फैशन है, ये सब जो दूसरे देश की ज़्यादा फॉलो करने लगेंगे तो क्या होगा, दूसरे देश से आयात कराना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, है ना। जैसे फैशन में कुछ आ गया बाहर देश का तो वो चीज़ बाहर देश से हम लोग को इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, लोगों की आय, अगर इनकम कम हो, ज़्यादा हो, उस हिसाब से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना। अब देखो फोर्थ पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कृति। सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कृति से भी आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। अब इंग्लिश में इसका आंसर देखो, द फॉलोइंग रीजंस आर एडवर्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजन में क्या क्या है, इम्बैलेंस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्ट फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी लार्ज स्केल डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए इम्पोर्ट किया जाता है। फिर इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ड्यू टू शार्प राइज इन डोमेस्टिक प्राइजेस, डोमेस्टिक प्राइजेस में ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, इम्पोर्ट को बढ़ाना पड़ता है। एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और बिजनेस साइकिल्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ सप्लाई, द इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड गुड सब्स्टिट्यूट एट द इंटरनेशनल लेवल। इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इंक्रीज होने से क्या होगा, आयात निर्यात जो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। देखो पॉलिटिकल रीजन क्या क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ होती है, उसके बाद एक्सोडस ऑफ कैपिटल ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से कैपिटल का एक्सोडस होता है। एन एब्सेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाती है। और स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का धीमा हो जाना। ठीक है, और डिक्लाइन इन पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल भी कम होना, और लैक ऑफ बेटर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, अच्छे इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल पॉलिसी की कमी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है इनएलिजिबल एंड इनएफिशिएंट गवर्नेंस, इनएलिजिबल एंड इनएफिशिएंट गवर्नेंस ना। इसका सोशल रीजन है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज एंड इम्पोर्ट इंक्रीज रैपिडली, यानी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब पॉपुलेशन, तो एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है और इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है तेज़ी से। इम्बैलेंस बॉर्न इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यू टू पीपल्स हैबिट, इंटरेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस, एंड थर्ड पॉइंट इज पीपल्स इनकम। फोर्थ पॉइंट इज सोशल कस्टम्स एंड कल्चर्स। तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन मेन रीज़न होते हैं, क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिक रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न एंड सोशल रीज़न, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। उसके अंदर में भी कुछ कुछ होते हैं, तो जो जैसे आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक रीज़न, इसके बीच में 2-4 पॉइंट लिख दोगे तो चलेगा। मैंने इतना सारा बता दिया ताकि आप लोगों को जो याद रखने में ईजी रहे वो याद रखिएगा। अब ये 59 का और वाला क्वेश्चन लास्ट, गुणक तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। इसमें आपको एमपीएस एंड के बीच में रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखो गुणक तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। गुणक जिसको के से हम लोग पहचानते हैं और सीमांत बचत प्रवृत्ति इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के अधिक होने पर गुणक जो है के का मान घटता है, यानी एमपीएस अगर ज़्यादा होगा तो गुणक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस के कम होने पर गुणक का मान बढ़ता है, अगर एमपीएस कम होगा तो के बढ़ जाएगा, उल्टा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए बोला ऋणात्मक संबंध है, इसमें नेगेटिव रिलेशन है।
गुणक का फॉर्मूला आता है के बराबर गुणक बराबर 1/, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमपीएस। अब देखो इंग्लिश में बता रही हूँ इसका रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के मल्टीप्लायर। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर मीन्स के एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस, यानी एमपीएस एंड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के डिक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ग्रेटर, यानी कि एमपीएस जब ज़्यादा होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा होगा, तो मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिक्रीजेस, और जब एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगा तब वैल्यू ऑफ के जो है वो बढ़ जाएगा। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर मीन्स के इक्वल्स 1/एमपीएस। एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रही हूँ, के इक्वल 1/एमपीएस भी होता है और के इक्वल 1/1 - एमपीसी भी होता है। अगर एमपीसी का वैल्यू दिया होगा आपका न्यूमेरिकल्स में तो ये वाला फार्मूला फिट होगा, और अगर एमपीएस का वैल्यू दिया, के निकालने बोला, गुणक को मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने बोला और एमपीएस का वैल्यू दिया तो 1/एमपीएस, ठीक है। तो याद रखिएगा के इक्वल 1/एमपीएस या फिर के इक्वल्स 1/1 - एमपीसी, ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करेगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।